नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम 12 फरवरी 2026 के बैंकिंग अवेयरनेस, करंट और जनरल अवेयरनेस के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स कवर करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। चाहे वो आरबीआई के नए एमएसएमई रूल्स हों, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 हो या फिर ये सारे टॉपिक्स आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हम हर एक पॉइंट को डीप में और आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई के नए एमएसएमई लेंडिंग नियमों पर यह सवाल बहुत क्रिटिकल है। Consider the following statements regarding the lending to micro, small and medium enterprises (MSME) sector directions 2026 issued by the Reserve Bank of India on 10 February 2026. 1. The Reserve Bank of India has mandated banks to increase the limit for collateral-free loans to micro and small enterprises (MSEs) from the existing Rs 10 lakh to Rs 20 lakh. 2. The amended directions regarding the enhanced collateral-free limit will be applicable to all loans sanctioned or renewed on or after 1st April 2026. 3. The enhanced collateral-free limit is strictly restricted to commercial loans and excludes units financed under the Prime Minister Employment Generation Program, PMEGP. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इसकी पूरी हिस्ट्री समझते हैं। पहले छोटे बिजनेसेस यानी एमएसएमई को लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती थी। इससे वो ग्रो नहीं कर पाते थे। इसलिए आरबीआई ने कोलेटरल फ्री लोन का कॉन्सेप्ट शुरू किया। इस नए डायरेक्शन में आरबीआई ने इस लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि अब बैंकों को 20 लाख तक के लोन बिना किसी सिक्योरिटी के देने ही होंगे। यह मैंडेटरी है। अगर बैंक चाहे तो अच्छे रिकॉर्ड वाले कस्टमर्स को 25 लाख तक भी बिना कोलेटरल के लोन दे सकता है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं। स्टेटमेंट 3 कहता है कि पीएमएजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसमें शामिल नहीं है। यह सरासर गलत है। असल में यह बढ़ी हुई लिमिट पीएमएजीपी के तहत फाइनेंस की गई यूनिट्स पर भी लागू होती है। एग्जाम में याद रखिए, पीएमएजीपी यूनिट्स को एक्सक्लूजन लिस्ट में नहीं बल्कि बेनिफिशियरी लिस्ट में रखा गया है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मकसद साफ है, इन्फ्लेशन की वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गई है, इसलिए लोन लिमिट भी बढ़ानी पड़ी। तो अगर एग्जाम में आए कि क्या यह सिर्फ कमर्शियल लोन के लिए है, तो जवाब है नहीं, यह गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को भी कवर करता है। अगले सवाल में हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आए नए अनसिक्योर्ड लोन लिमिट्स को देखेंगे। यूसीबी के नए रेगुलेटरी नॉर्म्स पर आधारित इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। Consider the following statements regarding the draft circular on review of regulatory norms for urban cooperative banks, UCBs, released by the RBI on 10 February 2026. 1. The RBI has proposed to increase the aggregate ceiling for unsecured loans by UCBs to 20% of their total advances, replacing the earlier limit based on total assets. 2. The lending limit to nominal members for the purchase of consumer durables is proposed to be enhanced to Rs 2.50 lakh per borrower. 3. The draft proposes to fully deregulate the tenor and moratorium periods of housing loans for all tiers, Tier 1 to Tier 4, of urban cooperative banks. Which of the above statements is correct? Option A.
Only 1. Option B. Only 1 and 2. Option C. Only 2 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पहले दो स्टेटमेंट सही हैं। चलिए इसके पीछे की बैंकिंग लॉजिक को डिकोड करते हैं। पहले यूसीबी यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर बहुत सख्त नियम थे क्योंकि वो रिस्की माने जाते थे। उनका अनसिक्योर्ड लोन लिमिट उनके टोटल एसेट्स पर बेस्ड था, लेकिन कमर्शियल बैंक्स का लिमिट टोटल एडवांस पर होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए आरबीआई ने अब यूसीबी के लिए भी बेस बदल दिया है। अब वो अपने टोटल एडवांसेज का 20% तक अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं। यह एक बड़ा शिफ्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉमिनल मेंबर्स का। पहले उन्हें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए सिर्फ 1 लाख तक का लोन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। अब आते हैं उस ट्रैप पर जहां स्टेटमेंट 3 ने आपको फंसाया। हाउसिंग लोन के टेन्योर और मोरेटोरियम को डिरेगुलेट तो किया गया है, लेकिन सबके लिए नहीं। यह छूट सिर्फ टीयर 3 और टीयर 4 बैंक्स को मिली है। टीयर 1 और टीयर 2 बैंक्स के लिए अभी भी कैपिंग लागू है। एग्जाम में याद रखिए, डिरेगुलेशन का फायदा सिर्फ बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स को मिला है, छोटे बैंक्स को नहीं। इसका मकसद यह है कि बड़े बैंक्स अपने बोर्ड अप्रूवल से खुद रिस्क मैनेज करें। तो अगर सवाल आए कि क्या सभी टीयर्स फ्री हैं, तो जवाब है ना। अगले सवाल में हम देखेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में किसे नया शामिल किया गया है। पीएसएल क्लासिफिकेशन का यह अपडेट एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) as detailed in the Ministry of Finance and RBI update released on 10th February 2026. 1. Loans sanctioned by banks to the National Cooperative Development Corporation (NCDC) for own lending to cooperative societies are now eligible for classification as priority sector lending. 2. This new eligibility is effective retrospectively from 19 January 2026. 3. These instructions apply specifically to small finance banks, SFBs, and regional rural banks, RRBs, only, excluding scheduled commercial banks. Which of the above statements is are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 ने गेम पलट दिया। चलिए समझते हैं कि पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में यह बदलाव क्यों हुआ। सरकार चाहती है कि पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक पहुंचे, लेकिन बड़े कमर्शियल बैंक्स के पास गांव में नेटवर्क कम होता है। दूसरी तरफ एनसीडीसी यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का काम ही कोऑपरेटिव्स को फंड करना है, इसलिए आरबीआई ने यह ब्रिज बनाया। अब अगर कोई बड़ा बैंक एनसीडीसी को लोन देता है और एनसीडीसी उस पैसे को आगे कोऑपरेटिव्स को देता है, तो उस बैंक का पीएसएल टारगेट पूरा माना जाएगा। यह नियम 19 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। अब आते हैं ट्रैप पर। स्टेटमेंट 3 कहता है कि यह सिर्फ आरआरबी और एसएफबी के लिए है। यह गलत है। असल में यह नियम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए लाया गया है क्योंकि उनके पास फंड्स ज्यादा हैं। आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स को तो वैसे भी डायरेक्ट लेंडिंग करनी होती है। यह इंस्ट्रक्शन साफ तौर पर कहता है कि यह उन बैंक्स पर लागू है जो आरआरबी, यूसीबी या एसएफबी नहीं है। एग्जाम में याद रखिए, यह रिलैक्सेशन बड़े बैंक्स के लिए है ताकि वो इनडायरेक्टली रूरल सेक्टर को फंड कर सकें। तो अगर सवाल आए कि क्या एसबीआई जैसा बैंक इसका फायदा ले सकता है, तो जवाब है हाँ। मिनिमम बैलेंस पेनल्टी रूल्स में हुए बदलाव को कतई इग्नोर मत करना।
Consider the following statements regarding the new minimum balance rules 2026 for public sector banks, PSBs, like SBI, PNB, and Bank of Baroda, which came into focus on 10th February 2026. 1. Under the new streamlined penalty structure, PSBs are prohibited from charging a fixed penalty, example Rs 500, for non-maintenance of monthly average balance, MAB. Instead, fines must be proportional to the shortfall. 2. The rules explicitly mandate that a savings account balance cannot turn negative solely due to the deduction of minimum balance non-maintenance charges. 3. Banks must now provide a mandatory 30-day grace window after sending an SMS alert, allowing customers to restore the balance before any fine is deducted. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। यह कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। पहले क्या होता था? मान लीजिए आपके अकाउंट में 2000 रुपए कम हैं। बैंक सीधा 500 रुपए का फिक्स्ड फाइन लगा देता था। चाहे कमी 100 रुपए की हो या 1000 की, फाइन बराबर लगता था। यह अनफेयर था। नए नियमों के मुताबिक अब पेनाल्टी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी जितनी कमी उतना ही छोटा सा फाइन। दूसरा बड़ा बदलाव है नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन। पहले बैंक फाइन काट कर बैलेंस को माइनस में ले जाते थे और कस्टमर कर्जदार बन जाता था। अब आरबीआई ने साफ कह दिया है कि मिनिमम बैलेंस चार्ज की वजह से अकाउंट माइनस में नहीं जा सकता। अगर बैलेंस 0 हो गया तो चार्ज कटना बंद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है ग्रेस पीरियड। अब बैंक आपको सरप्राइज नहीं दे सकता, उन्हें पहले एसएमएस भेजना होगा और आपको 30 दिन का टाइम देना होगा बैलेंस ठीक करने के लिए। एग्जाम में याद रखिए, यह रूल सिर्फ कस्टमर की जेब बचाने के लिए नहीं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है। अगर कस्टमर फिर भी बैलेंस नहीं रखता, तो बैंक को उसे बेसिक सेविंग्स अकाउंट में शिफ्ट करने का ऑप्शन देना होगा। यह एक कंप्लीट रिफॉर्म पैकेज है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के इस नए इनिशिएटिव को अच्छे से समझ लीजिए। Consider the following statements regarding the initiatives to strengthen the cooperative banking sector, as detailed in the Ministry of Finance statement released on 10th February 2026. 1. A new entity named Sahkar Sarthi has been established as a shared services entity, SSE, specifically to provide technological services to rural cooperative banks. 2. The National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited, NUCFDC, has been operationalized as an umbrella organization for urban cooperative banks, UCBs, and is registered as a non-deposit taking NBFC. 3. To promote digital inclusion, the licensing fee for onboarding cooperative banks to the Aadhaar-enabled payment system, AEPS, has been doubled to ensure only serious players participate. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इन भारी भरकम नामों को आसान बनाते हैं। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के पास अक्सर इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना सकें। इसलिए सरकार ने सहकार सारथी
नाम की एक नई एंटिटी बनाई है। यह एक शेयर्ड सर्विस एंटिटी है। इसका काम है सस्ती दरों पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, जैसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। दूसरा बड़ा नाम है NUCFDC। यह अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कमर्शियल बैंक्स के लिए RBI लिक्विडिटी देता है, वैसे ही यह संस्था UCB को फंड्स और कैपिटल सपोर्ट देगी। यह एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC के रूप में रजिस्टर हुई है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां गलती हुई। सरकार चाहती है कि छोटे बैंक्स भी डिजिटल बने। इसलिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी APS की ऑनबोर्डिंग फीस को डबल नहीं किया गया, बल्कि उसे कम किया गया है। मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स इस सिस्टम से जुड़े। एग्जाम में याद रखिए, डबल फीस का मतलब है बैरियर लगाना और सरकार का मकसद है बैरियर हटाना। तो फीस रिडक्शन ही सही लॉजिक है। अगले सवाल में हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंकेज के नए एग्रीमेंट को देखेंगे। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का यह सवाल एग्जाम में जरूर आ सकता है। Consider the following statements regarding the cross-border payment linkage agreement reported on 10th February 2026. 1. NPCI International Payments Limited, NIPLA, signed an agreement with Paynet, the National Payments Network of Malaysia, to link their respective payment systems. 2. This linkage aims to enable real-time cross-border fund transfers and QR code-based merchant payments between India and the partner country. 3. With this agreement, the partner country becomes the first nation in the ASEAN region to establish a payment linkage with India's UPI. Which of the above statements is are correct? Option A. Only one. Option B. Only 1 and 2. Option C. Only 2 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए यूपीआई की ग्लोबल जर्नी को समझते हैं। NIPL यानी NPCI इंटरनेशनल ने मलेशिया के नेशनल पेमेंट्स नेटवर्क पेनेट के साथ हाथ मिलाया है। इसका मकसद है कि भारतीय टूरिस्ट मलेशिया में अपने फोन से QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकें। यह रियल टाइम होगा और सबसे बड़ी बात, वहां से भारत पैसा भेजना भी आसान हो जाएगा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां आप फंस सकते हैं। स्टेटमेंट 3 कहता है कि मलेशिया आसियान रीजन का पहला देश है। यह गलत है। याद कीजिए, सिंगापुर के पेनाउ सिस्टम के साथ हमारा लिंकेज पहले ही हो चुका है। सिंगापुर पहला था, मलेशिया उसके बाद आया है। एग्जाम में याद रखिए, यह प्रोजेक्ट नेक्सस का हिस्सा नहीं है। यह एक बायलैटरल यानी द्विपक्षीय समझौता है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन भारतीयों को होगा जो वहां काम करते हैं, क्योंकि रेमिटेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अगर सवाल आए कि क्या यह P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट भी है, तो जवाब है हाँ। टाइप 1 NBFC के नए नियमों को ध्यान से पढ़िए। Consider the following statements regarding the draft amendment directions for Type I NBFCs released by the Reserve Bank of India on 10th February 2026. 1. The RBI has proposed to exempt Type I NBFCs from the requirement of registration with the RBI, provided their asset size is less than rupees 1,000 crore. 2. Type I NBFCs are defined as those non-banking financial companies that do not accept public funds and do not have any customer interface. 3. Under the proposed framework, existing Type I NBFCs meeting the exemption criteria must apply for deregistration or conversion within a specified timeline to exit the regulatory purview. Which of the above statements is are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3.
Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। यह आरबीआई का एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। पहले समझिए कि टाइप 1 एनबीएफसी क्या होती हैं। ये वो कंपनियां हैं जो न तो पब्लिक से पैसा लेती हैं और न ही आम जनता को लोन देती हैं। इनका काम सिर्फ ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। चूंकि पब्लिक का पैसा रिस्क पर नहीं है, तो आरबीआई ने सोचा कि इन्हें रेगुलेट करने का क्या फायदा। इसलिए अगर इनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है, तो इन्हें अब आरबीआई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यह एक बड़ा एग्जेम्पशन है। स्टेटमेंट 3 भी सही है। जो कंपनियां पहले से रजिस्टर्ड हैं, उन्हें अब डीरजिस्टर होना पड़ेगा। उन्हें अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वापस करना होगा। एग्जाम में याद रखिए, यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उठाया गया है। इससे आरबीआई का बोझ कम होगा और वो बड़ी और रिस्की एनबीएफसी पर फोकस कर पाएगा। तो अगर सवाल आए कि क्या यह सभी एनबीएफसी के लिए है, तो जवाब है नहीं, सिर्फ टाइप 1 के लिए। अगले सवाल में हम आयुर्वेद और इंश्योरेंस के हिस्टोरिक एग्रीमेंट को देखेंगे। आयुष ट्रीटमेंट और कैशलेस फैसिलिटी का यह पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। Consider the following statements regarding the landmark Memorandum of Understanding (MoU) signed between the All India Institute of Ayurveda (AIIA) and the General Insurance Council (GIC) on 10 February 2026. 1. The MoU facilitates the availability of cashless treatment facilities for Ayurveda-based healthcare services at AIIA under 32 general insurance companies. 2. This marks the first time in India that an Ayush institution has entered into such a comprehensive empanelment agreement with the General Insurance Council. 3. As part of this initiative, a dedicated Ayush health insurance helpline was launched to assist beneficiaries with insurance-related queries. Which of the above statements is are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यह हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में एक लैंडमार्क मोमेंट है। अब तक क्या होता था? अगर आप आयुर्वेद का इलाज कराते थे, तो पहले अपनी जेब से पैसा देना पड़ता था, फिर बाद में क्लेम मिलता था। लेकिन अब इस एमओयू के बाद एआईआईए में कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी, और वो भी 32 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के साथ। यह पहली बार है जब किसी आयुष इंस्टीट्यूट ने इतने बड़े लेवल पर एग्रीमेंट किया है। इससे ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न हेल्थ केयर के बराबर दर्जा मिला है। स्टेटमेंट 3 भी सही है। एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन लॉन्च की गई है ताकि पॉलिसी होल्डर्स को कंफ्यूजन न हो। इसका नंबर 1811-0008 है। एग्जाम में याद रखिए, यह कदम सबका बीमा, सबकी सुरक्षा मुहिम का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि आयुष ट्रीटमेंट अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बने। तो अगर सवाल आए कि क्या यह सिर्फ सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए है, तो जवाब है नहीं, यह जीआईसी के सभी 32 मेंबर्स पर लागू है। अगले सवाल में हम पैन कार्ड के नए नियमों और लिमिट्स को समझेंगे। पैन कार्ड के मैंडेटरी रूल्स पर यह सवाल बहुत ही ट्रिकी है। Consider the following statements regarding the draft income tax rules 2026 released discussed on 10th February 2026 specifically concerning insurance relationships. 1. The draft rules propose to make the quoting of permanent account number (PAN) mandatory for starting any account-based relationship with an insurer. 2.
This new rule aims to remove the existing transaction value thresholds, effectively requiring PAN even for small-ticket insurance policies to curb tax evasion. 3. The draft also proposes to lower the PAN quoting threshold for hotel and banquet payments from Rs 50,000 to Rs 25,000. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। लेकिन स्टेटमेंट 3 ने आपको गुमराह कर दिया। चलिए टैक्स रूल्स को डिकोड करते हैं। सरकार ने देखा कि लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज में ब्लैक मनी पार्क कर रहे हैं, इसलिए अब इंश्योरेंस कंपनियों के साथ कोई भी अकाउंट बेस्ड रिलेशन शुरू करने के लिए पैन कार्ड जरूरी कर दिया गया है। पहले 50,000 से ऊपर के प्रीमियम पर पैन लगता था, अब उस थ्रेशोल्ड को हटा दिया गया है। चाहे प्रीमियम छोटा हो या बड़ा, पैन देना ही होगा। इससे टैक्स इवेजन रुकेगा। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर। होटल और बैंक्वेट पेमेंट्स के लिए पैन लिमिट को 25,000 तक घटाया नहीं गया है, बल्कि उसे 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ रिलैक्सेशन मिला है ताकि आम आदमी को शादी ब्याह के खर्चों में दिक्कत न हो। एग्जाम में याद रखिए, फाइनेंशियल एसेट्स यानी इंश्योरेंस पर नियम सख्त हुए हैं, लेकिन कंजम्पशन यानी होटल खर्चे पर नियम ढीले हुए हैं। यह कंट्रास्ट एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। तो अगर सवाल आए कि क्या हर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पैन चाहिए, तो जवाब है हाँ। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। डिजिटल ट्रेड डॉक्यूमेंट्स के इस बिल को समझना बहुत जरूरी है। Consider the following statements regarding the Digital Trade Facilitation Bill 2026, for which the Directorate General of Foreign Trade, DGFT, sought public comments via a notice publicized on 10 February 2026. 1. The primary objective of this bill is to provide statutory recognition to electronic trade documents, such as electronic bills of lading and bills of exchange, to ensure they have the same legal standing as physical paper documents. 2. The bill seeks to align India's trade ecosystem with the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records, MLETR, to enable seamless cross-border digital interoperability. 3. The draft bill proposes to make the use of the Bharat TradeNet platform mandatory for all exporters handling shipments valued above $1 lakh. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए ट्रेड लॉजिस्टिक्स के इस रिफॉर्म को समझते हैं। आज भी इंटरनेशनल ट्रेड में कागजों का बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे बिल ऑफ लैडिंग। अगर यह कागज खो जाए तो माल अटक जाता है, इसलिए सरकार यह बिल लाई है। इसका मकसद है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को वही लीगल दर्जा देना जो पेपर डॉक्यूमेंट्स को मिलता है। यह यूएन के मॉडल लॉ MLETR पर आधारित है। इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड तेज और सुरक्षित होगा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां गलती हुई। भारत ट्रेड नेट जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म इस बिल में मैंडेटरी नहीं किया गया है, न ही कोई $100,000 की लिमिट है। यह बिल टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है। इसका फोकस सिर्फ लीगल रिकॉग्निशन पर है, न कि किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को थोपने पर। एग्जाम में याद रखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा एक्सपोर्टर्स को होगा क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन टाइम कम हो जाएगा। तो अगर सवाल आए कि क्या यह बिल सिर्फ इंपोर्टर्स के लिए है, तो जवाब है नहीं,
यह पूरे ट्रेड इकोसिस्टम के लिए है। अगले सवाल में हम इंश्योरेंस सेक्टर में आए एफडीआई कैप के बदलाव को देखेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की नई लिमिट पर यह सवाल सीधा है लेकिन जरूरी है। As part of the Sabka Bima Sabki Raksha initiative, the government amended the Insurance Act to further liberalize the sector. What is the current foreign direct investment (FDI) cap for insurance companies as of February 2026? Option A 49%. Option B 74%. Option C 100%. Option D 51%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 100%। यह एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। चलिए इसकी टाइमलाइन देखते हैं। साल 2015 में एफडीआई लिमिट 49% थी। फिर 2021 में इसे 74% किया गया और अब फरवरी 2026 में इसे पूरा 100% कर दिया गया है, वो भी ऑटोमेटिक रूट के तहत। इसका मतलब है कि अब विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां जैसे आलियांज या एक्सा भारत में अपनी सब्सिडियरी पूरी तरह खुद ओन कर सकती हैं। उन्हें किसी भारतीय पार्टनर की जरूरत नहीं होगी। सरकार का तर्क है कि भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है और सेक्टर को ग्रो करने के लिए भारी कैपिटल की जरूरत है। यह पैसा तभी आएगा जब विदेशी कंपनियों को फुल कंट्रोल मिलेगा। एग्जाम में याद रखिए, यह छूट इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए पहले ही थी, अब यह मेन इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी लागू हो गई है। तो अगर सवाल आए कि क्या इसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, तो जवाब है नहीं, यह ऑटोमेटिक है। अगले सवाल में हम डेयरी कोऑपरेटिव्स के लिए शुरू हुई नई क्रांति को देखेंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के टारगेट्स को ध्यान से पढ़िए। Consider the following statements regarding the White Revolution 2.0 initiative launched by the Ministry of Cooperation on 10 February 2026. 1. The initiative aims to increase milk procurement by dairy cooperatives by 50% from the present level over the next 5 years. 2. It targets establishing 75,000 new dairy cooperative societies, DCS, in uncovered panchayats and villages to expand organized dairy coverage. 3. The program is fully funded by the World Bank under the Global Dairy Infrastructure Support Framework. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए समझते हैं कि यह 2.0 क्यों है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन आज भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पेनिट्रेशन कम है। इस मिशन का मकसद है अगले 5 सालों में कोऑपरेटिव्स द्वारा दूध की खरीद को 50% बढ़ाना। इसके लिए 75,000 नई डेयरी सोसाइटीज उन गांवों में खोली जाएंगी जहां अभी कोई सिस्टम नहीं है। इससे सीधे तौर पर महिला किसानों को फायदा होगा क्योंकि डेयरी का काम ज्यादातर वही संभालती हैं। अब आते हैं ट्रैप पर। स्टेटमेंट 3 कहता है कि इसे वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। यह गलत है। यह पूरी तरह से भारत सरकार का प्रोग्राम है जो NPDD 2.0 यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फंडेड है। एग्जाम में याद रखिए, इसमें बाहरी फंडिंग नहीं बल्कि डोमेस्टिक बजट का इस्तेमाल हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि दूध का सही दाम किसान को मिले, न कि बिचौलियों को। तो अगर सवाल आए कि क्या यह सिर्फ मौजूदा सोसाइटीज के लिए है, तो जवाब है नहीं, फोकस नए गठन पर है।
अगले सवाल में हम एआई लिटरेसी के लिए लॉन्च हुए मोबाइल लैब को देखेंगे। कौशल रथ और एआई एजुकेशन पर यह सवाल बहुत दिलचस्प है। Consider the following statements regarding the Kaushal Rath initiative, flagged off on 10th February 2026 under the Yuva AI for All program. 1. It is a mobile AI awareness initiative launched by the Ministry of Electronics and IT, MeitY, in collaboration with ASECT. 2. The Rath acts as a mobile computer lab designed to travel to semi-urban areas to provide foundational AI literacy to students and youth. 3. The initiative was launched as a precursor to the India AI Impact Summit 2026. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एआई की चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन क्या यह गांवों तक पहुंच रहा है? इसी गैप को भरने के लिए कौशल रथ लॉन्च किया गया है। यह बेसिकली एक बस है जिसके अंदर कंप्यूटर्स और इंटरनेट लगा है। यह एक मोबाइल लैब की तरह काम करती है। यह बस शहरों से दूर सेमी अर्बन इलाकों के स्कूलों और आईटीआई में जाएगी। वहां छात्रों को एआई के बेसिक टूल्स और जनरेटिव एआई का लाइव डेमो दिया जाएगा। यह इनिशिएटिव मेटी और एसेक्ट का जॉइंट वेंचर है। स्टेटमेंट 3 भी सही है। फरवरी के अंत में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से पहले माहौल बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। एग्जाम में याद रखिए, इसका फोकस सिर्फ थ्योरी पढ़ाना नहीं, बल्कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना है, ताकि टियर 2 और टियर 3 सिटीज के बच्चे भी खुद को पीछे न महसूस करें। तो अगर सवाल आए कि क्या यह परमानेंट सेंटर है, तो जवाब है नहीं, यह मोबाइल है। अगले सवाल में हम रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के नए अवतार को देखेंगे। रूरल एम्प्लॉयमेंट के इस नए मिशन को एग्जाम के लिए रट लीजिए। Consider the following statements regarding the VBG Ramji, Viksit Bharat Guarantee for Employment and Livelihood Mission Gramin scheme, highlighted by the Union Minister for Rural Development on 10th February 2026. 1. The scheme is a revamped rural employment initiative that guarantees 125 days of employment per year to every worker, an increase from the previous standard of 100 days. 2. The union budget has allocated approximately Rs 95,600 crore as the central share for this mission, with the total outlay, including state share, exceeding Rs 1.5 lakh crore. 3. The scheme strictly prohibits the use of funds for rural infrastructure projects, restricting spending solely to wage payments. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। यह स्कीम नरेगा का अगला चरण है। इसका नाम थोड़ा भारी है, वीबीजी रामजी। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है गारंटी का बढ़ना। पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह 25 दिन का इजाफा रूरल इनकम के लिए बहुत मायने रखता है। इसका बजट भी बहुत बड़ा है। केंद्र सरकार अकेले 95,000 करोड़ दे रही है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां गलती हुई। स्टेटमेंट 3 कहता है कि फंड्स का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मना है। यह लॉजिकली भी गलत है। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम का डबल मकसद होता है,
लोगों को काम देना और गांव में एसेट्स बनाना, जैसे तालाब खोदना, सड़कें बनाना। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर रोक नहीं है, बल्कि वो इसका अहम हिस्सा है। एग्जाम में याद रखिए, यह स्कीम सिर्फ डिग एंड फिल नहीं है, बल्कि लाइवलीहुड और एसेट का मिश्रण है। तो अगर सवाल आए कि क्या यह वेज ओनली स्कीम है, तो जवाब है नहीं। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। दुबई समिट में मिले इस अवार्ड को याद रखना बहुत जरूरी है। Consider the following statements regarding the World Government Summit 2026 outcomes, announced on 10 February 2026. 1. Rubal Nagi, an Indian teacher and social worker, was awarded the Global Teacher Prize 2026 worth $1 million at the summit in Dubai. 2. The summit was held under the theme, Shaping Future Governments, and witnessed the participation of over 150 governments. 3. The Best Minister Award was conferred upon the Indian External Affairs Minister during the summit's closing ceremony. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हर साल होता है और यह ग्लोबल गवर्नेंस का कुंभ मेला है। इस बार भारत के लिए गर्व की बात यह रही कि रूबल नागी, जो एक आर्ट टीचर और सोशल वर्कर हैं, उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। उनकी संस्था मिसाल मुंबई ने झुग्गियों में शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। यह प्राइज $1 मिलियन का है। समिट की थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थी, जो वहां की स्टैंडर्ड थीम है। अब आते हैं ट्रैप पर। स्टेटमेंट 3 कहता है कि भारतीय विदेश मंत्री को बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड मिला। यह गलत है। हालांकि उनकी ग्लोबल रेपुटेशन बहुत हाई है, लेकिन इस साल यह अवार्ड उन्हें नहीं मिला। अक्सर एग्जाम में ऐसे पैट्रियोटिक ट्रैप्स दिए जाते हैं। हमें फैक्ट्स पर टिके रहना है। एग्जाम में याद रखिए, रूबल नागी का नाम और उनका काम स्लम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो अगर सवाल आए कि क्या यह अवार्ड यूएन ने दिया, तो जवाब है नहीं, यह वार्की फाउंडेशन और समिट का जॉइंट प्रेजेंटेशन था। अगले सवाल में हम ब्रिक्स शेरपा मीटिंग और भारत की चेयरशिप थीम को देखेंगे। ब्रिक्स शेरपा मीटिंग और उसकी थीम पर यह सवाल एग्जाम में आ सकता है। Consider the following statements regarding the first meeting of BRICS Sherpas under India's chairship held in New Delhi on February 9 to 10, 2026. 1. India officially presented the theme for its 2026 chairship as Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. 2. The meeting was chaired by India's BRICS Sherpa, Dammu Ravi, Secretary, Economic Relations. 3. The participating delegates, including those from the new member countries like Egypt and Ethiopia, called on External Affairs Minister Dr. Jaishankar on 10th February. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है।
चलिए ब्रिक्स की डिप्लोमेसी को समझते हैं। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी थीम बहुत भारी भरकम है, बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यह थीम एग्जाम के लिए रट लीजिए। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां गलती हुई। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि मीटिंग की अध्यक्षता दम्मू रवि ने की। यह गलत है। दम्मू रवि पूर्व शेरपा थे। इस मीटिंग की अध्यक्षता सुधाकर दलेला ने की, जो कि वर्तमान सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस और ब्रिक्स शेरपा हैं। एग्जाम में अक्सर पुराने और नए अधिकारियों के नामों में कंफ्यूज किया जाता है। स्टेटमेंट 3 सही है। मीटिंग के बाद सभी डेलीगेट्स, जिनमें नए सदस्य देश जैसे मिस्र और इथियोपिया भी शामिल थे, विदेश मंत्री जयशंकर से मिले। एग्जाम में याद रखिए, शेरपा वो अधिकारी होता है जो लीडर्स समिट के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करता है। तो अगर सवाल आए कि क्या यह मीटिंग सिर्फ पुराने ब्रिक्स सदस्यों के लिए थी, तो जवाब है नहीं, यह एक्सपेंडेड ब्रिक्स की मीटिंग थी। अगले सवाल में हम भारत और यूएई के नए एआई मॉडल नंदा को देखेंगे। एआई मॉडल नंदा और इंडिया यूएई पार्टनरशिप पर यह सवाल बहुत खास है। Consider the following statements regarding the Road to AI Impact Summit 2026, held in Dubai on 10 February 2026. 1. The summit was organized by the Embassy of India in the UAE in collaboration with Symbiosis International University. 2. It served as a precursor to the India AI Impact Summit, scheduled to be held in New Delhi later in the month. 3. The event highlighted the development of Nanda, a 13 billion parameter Hindi-centric AI model developed jointly by India and the UAE's G42 group. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। यह सवाल टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का मिक्स है। दुबई में रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हुआ। यह दिल्ली में होने वाले मेन इवेंट का एक टीजर था। इसमें सबसे बड़ी खबर थी नंदा कि नंदा एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह। लेकिन इसमें खास बात यह है कि यह हिंदी पर केंद्रित है। इसे 13 बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेन किया गया है। यह प्रोजेक्ट भारत और यूएई के ग्रुप G42 का जॉइंट वेंचर है। स्टेटमेंट 1 भी सही है। इस इवेंट को इंडियन एम्बेसी और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने मिलकर होस्ट किया। एग्जाम में याद रखिए, नंदा का नाम और उसका पैरामीटर काउंट दोनों पूछे जा सकते हैं। यह दिखाता है कि भारत अब वेस्टर्न मॉडल्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी खुद की सोवरेन एआई बनाना चाहता है। तो अगर सवाल आए कि क्या नंदा सिर्फ इंग्लिश समझता है, तो जवाब है नहीं, यह हिंदी सेंट्रिक है। अगले सवाल में हम डिफेंस एक्सरसाइज खंजर की लोकेशन को मैप करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज की लोकेशन पर आधारित इस सवाल को गलत मत करना। Consider the following statements regarding the India-Seychelles defense cooperation and ongoing military exercises as of 10 February 2026. 1. During the Defense Secretary's visit to New Delhi, India and Seychelles finalized the schedule for the 2026 edition of the Joint Military Exercise, Lamite. 2. The Seychelles delegation confirmed their participation in the upcoming International Fleet Review and the Milan 2026 naval exercise scheduled to be held in Vishakhapatnam. 3. The 11th edition of the India-Kyrgyzstan Joint Special Forces Exercise, Khanjar, was actively underway at the Special Forces Training School in Baklo, Himachal Pradesh. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B.
Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 में लोकेशन का एरर है। चलिए डिफेंस मैप को क्लियर करते हैं। सेशेल्स हमारा इंडियन ओशन में एक बहुत अहम पार्टनर है। उनके साथ हमारी एक्सरसाइज का नाम है लामिते, जिसका मतलब है दोस्ती। यह 2026 में होने वाली है। सेशेल्स की टीम विशाखापत्तनम में होने वाले मिलन एक्सरसाइज में भी आ रही है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां आप फंस गए। एक्सरसाइज खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होती है, यह सही है, लेकिन इस बार यह बकलो हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही, यह असम के मिसामारी में चल रही है। एग्जाम में अक्सर स्टेट और ट्रेनिंग स्कूल का नाम बदलकर सवाल पूछा जाता है। बकलो में अक्सर स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग होती है, इसलिए यह एक कॉमन ट्रैप है। एग्जाम में याद रखिए, लामिते का संबंध सेशेल्स से है और खंजर का किर्गिस्तान से, और खंजर की लोकेशन इस बार नॉर्थ ईस्ट है। तो अगर सवाल आए कि क्या सेशेल्स मिलन एक्सरसाइज का हिस्सा है, तो जवाब है हाँ। अगले सवाल में हम देखेंगे कि क्या गूगल इंडिया कौशल रथ का हिस्सा है। कौशल रथ के पार्टनर्स पर यह सवाल दोबारा कंफर्मेशन के लिए है। Consider the following statements regarding the Kaushal Rath initiative, launched on 10 February 2026 by the Ministry of Electronics and IT. 1. The initiative is a mobile AI literacy program designed to travel to semi-urban areas to demonstrate AI use cases and generative AI tools to students. 2. It was launched as a specific precursor to build momentum for the India AI Impact Summit 2026. 3. The project is implemented solely by Google India without any participation from domestic skill development partners. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 पूरी तरह गलत है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कौशल रथ एक मोबाइल बस है जो एआई सिखाती है। इसका मकसद इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए जमीन तैयार करना है, लेकिन इसे कौन चला रहा है? स्टेटमेंट 3 कहता है कि यह सिर्फ गूगल इंडिया का प्रोजेक्ट है। यह गलत है। यह एक सरकारी पहल है जिसे मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी लीड कर रही है। इसमें डोमेस्टिक पार्टनर्स जैसे एसेक्ट और फ्यूचर स्किल्स प्राइम का बहुत बड़ा रोल है। गूगल का इसमें कोई एक्सक्लूसिव रोल नहीं बताया गया है। एग्जाम में अक्सर मल्टीनेशनल कंपनियों का नाम डालकर सवाल को भारी बनाया जाता है। हमें याद रखना है कि यह आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है, इसलिए डोमेस्टिक स्टेकहोल्डर्स को प्राथमिकता दी गई है। एग्जाम में याद रखिए, यह प्रोजेक्ट कोलैबोरेटिव है, सोलो नहीं। तो अगर सवाल आए कि क्या इसमें प्राइवेट प्लेयर्स शामिल हैं, तो जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ गूगल नहीं। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड पल्सेस डे की थीम और होस्ट कंट्री को याद कर लीजिए। Consider the following statements regarding World Pulses Day 2026, observed on 10 February 2026. 1. The official theme for the 2026 observance was Pulses of the World, from Modesty to Excellence. 2. The global celebration was hosted by Spain in collaboration with the Food and Agriculture Organization, FAO. 3.
The theme aimed to highlight the transformation of pulses from perceived, humble, or poor man's food to globally recognized superfoods essential for soil health and nutrition. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 10 फरवरी को हर साल हम दालों का त्योहार मनाते हैं। इस साल की थीम बहुत ही पोएटिक है, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। इसका मतलब है कि कैसे दालें एक गरीब की थाली से निकलकर सुपरफूड बन गई हैं। पहले इसे पुअर मैन्स प्रोटीन कहा जाता था, लेकिन अब दुनिया जान गई है कि यह मिट्टी के लिए और सेहत के लिए कितनी जरूरी है। इस बार का ग्लोबल होस्ट स्पेन था, जिसने FAO के साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया। स्पेन इसलिए क्योंकि वहां दालों का कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों बहुत हाई है। एग्जाम में याद रखिए, दालें मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, जिससे खाद की जरूरत कम पड़ती है। यही उनकी एक्सीलेंस है। तो अगर सवाल आए कि क्या यह दिन UN द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो जवाब है हाँ, इसे 2019 में शुरू किया गया था। हमारे 20 सवालों का सेट यहाँ पूरा होता है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और जबरदस्त सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।